नमस्कार आप सभी को करंट अफेयर्स के वार्षिकांक में या ईयरली राउंड अप में स्वागत है आप सभी का। और आज इस सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। आज भी लगभग 11 प्रश्न हमने रखे हैं, लेकिन इन 11 प्रश्नों के साथ साथ कुछ बदलाव भी मैंने आपको बताए थे कि कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। और इन बदलावों के अंतर्गत आज से जो भी आपकी कक्षाएं होंगी करंट अफेयर्स की, उसके लास्ट में कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट आपको दिए जाएंगे। और जो प्रीलिम्स के फैक्ट होंगे वो आपके किसी भी विषय से जुड़े हुए हो सकते हैं। आज के इस सेशन में यदि हम बात करें इन प्रीलिम्स फैक्ट की, तो ये प्रीलिम्स फैक्ट आपके इतिहास खंड से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में भी विशेष रूप से जो साहित्य और उनके आप कह सकते हो लेखक या साहित्य और साहित्यकारों से जुड़े हुए यहाँ पे घटनाक्रम दिए गए हैं, क्योंकि कई सारी पुस्तकें, कई सारे साहित्य लिखे गए हैं और इन साहित्यकारों का नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन आज का तैयार किया गया है। और आज से प्रत्येक दिन आपको ये बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के ही पीडीएफ में अंतिम में इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के फैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चीजों की शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहली जो यहाँ पे शुरुआत होने वाली है, सबसे पहला जो प्रश्न देखने वाले हैं सभी उपस्थित हो जाएं, जिससे हम चर्चा को आगे बढ़ा सकें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आज का है और रिवीजन के तौर पे हम देख रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है ये जनवरी के प्रश्न है, याद रखिएगा ये जनवरी माह के प्रश्न है। जनवरी 2022 से जुड़े हुए ये घटनाक्रम है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिनको यदि आप 2 दिन 4 दिन बाद देखो, क्योंकि जनवरी माह चल रहा है, किसी रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो अपडेटेड रिपोर्ट भी आ गई होगी या आ सकती है। तो यदि आप बाद में देखते हैं तो अपडेटेड वाला जो डेटा है उसको आप कैच कर लीजिएगा, उसको आप कर लीजिएगा। हालांकि लास्ट में उसको भी हम कवर करा देंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जल जीवन मिशन कब प्रारंभ किया गया था? जल जीवन मिशन कब प्रारंभ किया गया था आपको बताना है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जल जीवन मिशन की बात हो रही है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए। और जल जीवन की जब बात करते हो जल जीवन मिशन की, तो इसके अंतर्गत बात हो रही थी कि प्रत्येक जो ग्रामीण हाउस होल्ड हैं, जो ग्रामीण परिवार हैं, उनको नल से जल, टैप वाटर कनेक्टिविटी, प्रत्येक हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह योजना क्रियान्वित की गई थी, यह योजना चलाई गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, वर्ष 2019, वर्ष 2017, वर्ष 2018, वर्ष 2016, इनमें से सही कौन सा है? आपको पता होगा कि योजनाओं से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षाओं की आप कह सकते हो महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में होते हैं। तो योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को हमें बहुत ध्यान से देखना है। और ऐसी योजनाएं जो चर्चा में रहती हैं, जो वायरल है, तो उस संदर्भ में हमें और सतर्कता बरतने की जरूरत है। उनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट भी हमें, यहाँ तक कि डिजिट भी याद करने की जरूरत है। यहाँ पे बात हो रही है चर्चा में रहा जल जीवन मिशन कब प्रारंभ किया गया था? जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी, ठीक है। तो इसका जवाब है ए विकल्प, वर्ष 2019। अब आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि जल जीवन मिशन, जल जीवन जो मिशन है जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को या प्रत्येक आप कह सकते हो रूरल जो हाउस होल्ड है उसको टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रदान करने की जो ये सुविधा थी, कब तक के लिए है, इसका लक्ष्य क्या है? तो वर्ष 2024 तक लक्ष्य है। मतलब वर्ष 2024 तक जो ग्रामीण परिवार हैं भारत में, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को टैप वाटर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ये आपको पता होना चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय की यह एक पहल है। अब यहीं पर हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको पता यह भी होना चाहिए कि हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है। यदि किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल शक्ति मंत्री कहाँ के हैं और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है, यह भी आपको बताना है। जल शक्ति मंत्री कौन से हैं, कई बार मैंने बताया है, और इनका संसदीय क्षेत्र क्या है यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो बोला जा रहा है राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा के तहत किस वर्ष तक भारत को शीर्ष एयर स्पोर्ट्स राष्ट्रों में सम्मिलित करने का लक्ष्य है? एयर स्पोर्ट्स जो होते हैं उनकी बात की जा रही है। जैसे हिमाचल प्रदेश में हमारा खेला जाता है, सिक्किम में खेला जाता है,
दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं जहां पे ये स्पोर्ट्स होते हैं, एयर स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसी की बात की जा रही है। भारत में भी आप कह सकते हो, भारत को भी जो शीर्ष स्पोर्ट्स वाले वायु खेल वाले जो देश हैं, उन देशों की श्रेणी में भारत को भी शामिल कराने की बात की गई थी। उसको लेकर एक लक्ष्य बनाया गया था कि इस वर्ष तक भारत भी वायु खेल में जो है अपना आप कह सकते हो कि बेहतर करेगा और शीर्ष राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होगा। तो वो जो वर्ष बताया गया है, चिन्हित किया गया है, वो वर्ष कौन सा है आपको बताना है। वायु खेलों में भारत को शीर्ष या अग्रणी देशों की सूची में शामिल कराने का जो लक्ष्य रखा गया है वो क्या है आपको बताना है। वर्ष 2025, वर्ष 2030, वर्ष 2035, वर्ष 2019। यदि आप रेगुलर हमें फॉलो करते होंगे तो आप अपना पेज पलटेंगे जब नोट्स का, तो आपको इससे संबंधित फैक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से हमने कवर किया था जब खेल मंत्री द्वारा इसके शुभारंभ आप कह सकते हो इसके बारे में वक्तव्य दिया गया था, इसकी बात की गई थी। 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से आपको अपने विकल्प का चुनाव करना है। चलिए बताइएगा। देखो इसका सही उत्तर है वर्ष 2030। बी विकल्प इसका सही उत्तर है वर्ष 2030। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ का 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, बताइएगा। डीआरडीओ का 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, फास्ट जवाब दीजिएगा। डीआरडीओ का 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। देखो डीआरडीओ अपने आप में महत्वपूर्ण संस्था है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। आप जानते हैं नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। इसका आदर्श वाक्य कई बार पूछा जाता है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम या स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस इसका आदर्श वाक्य है, ये आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ये जो स्थापना दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया, 1 जनवरी को मनाया गया। 1 जनवरी वर्ष कौन सा था, ये आपका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये आपका होमवर्क नंबर 2 है कि 1 जनवरी वर्ष कौन सा था, क्योंकि कई बार इसके बारे में बात हुई है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आप बताइएगा। तिथि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। आज के समय में यदि हम बात करें तो डीआरडीओ की लगभग 50 प्रयोगशालाएं पूरे भारत के कई राज्यों में विस्तारित हैं। यहां तक कि लद्दाख की जब आप बात करते हो तो आपको लद्दाख में भी सबसे ऊंचा स्थलीय केंद्र इनका देखने को मिलता है। और लद्दाख में जो सबसे ऊंचा डीआरडीओ का स्थलीय केंद्र है वो पैगांग छो लेक के समीप है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया पैगांग छो। आप जानते हैं पैगांग छो को लेकर बहुत सारा विवाद देखने को आपको मिलता होगा, घुसपैठ से संबंधित देखने को जानकारी मिलती होगी कि भारत और चीन के मध्य झील विस्तारित है, विवादित झील है आप कह सकते हैं वर्तमान समय में, और ये आपको लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिलती है। पैगांग छो हो गया, छो मोरारी हो गया, ये 2 जो झीलें हैं ये आपको लद्दाख में देखने को मिलती है। यदि आप लद्दाख कभी जाते हैं, कभी आपका जाना होता है, तो आप लद्दाख में जब जाएंगे तो आप पैगांग छो लेक के किनारे घूमने जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वहां पे नाइट स्टे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि विवाद का विषय है, लेकिन आधी झील भारत के संदर्भ में है, आधी चीन के मौके पे अधिकार क्षेत्र में आती है। तो इसको आपको याद रखना है, इन 2 झीलों का नाम। ठीक है, और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है एक प्रश्न कि डीआरडीओ की सबसे ऊंची जो स्थलीय प्रयोगशाला है या स्थलीय केंद्र है वो कहाँ पे है, तो आपको बताना है लद्दाख। ठीक है, अब लद्दाख आपने देख लिया, डीआरडीओ आपने देख लिया, आपने नोट किया कि डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आप बताओगे। देखो जो जानकारी है उसको नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि वार्षिक स्तर पर आप कह सकते हो वार्षिकांक है ये। ठीक है, ईयरली राउंड अप है, तो उस संदर्भ में आपको इसको देखना है। यहाँ पे एक चीज और याद रखने की जरूरत है आपको कि डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, ये भी डीआरडीओ के चीफ कौन है, यह भी आप अपनी नोट्स में नोट करोगे, और ये आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताओगे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, वर्तमान समय में डीआरडीओ के चीफ कौन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर बांध किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइएगा। गांधी सागर बांध इसलिए चर्चा में है, बहुत सारे छात्र यूपीएससी की भी तैयारी करते होंगे, तो आपको पता होगा कि बीच में एक रिपोर्ट आई थी, एक विधेयक पारित भी किया गया था, 2019 नाम दिया गया था बांध सुरक्षा विधेयक 2019, और उसके बाद से यह चर्चा में था।
भारत में बहुत सारे बांध हैं, लगभग 4000 से ज्यादा बांध जर्जर अवस्था में हैं और उनके पुनर्निर्माण को लेकर बात की जा रही थी, क्योंकि कई बार, विशेष रूप से जब गांधी सागर बांध की बात करते हो तो ये कई बार कई हिस्से इसके टूट चुके हैं, जिसके कारण निचले हिस्सों में बहुत ज्यादा बाढ़ भी आई है कई बार। और इसी के संदर्भ में बांध सुरक्षा विधेयक के संदर्भ में ये बांध चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है, तो इसलिए यह आपको याद रखने की जरूरत है। आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी सागर बांध किस राज्य से संबंधित है। आपको बता दें कि जब गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ था तो वर्ष 1960 का ये वर्ष था, और 1960 के वर्ष में गांधी सागर बांध का निर्माण राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा को उपलब्ध करने के लिए, जो यहाँ के कई सारे जलाशय थे उनमें पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन को लेकर इसका निर्माण किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य से संबंधित है, तो राज्य इसका है मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन किस राज्य के लिए इसका निर्माण किया गया था, बेनिफिट किस राज्य को मिला, तो राजस्थान आपको याद रखने की जरूरत है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस नदी पर है, तो आप जानते हैं यमुना की सहायक नदी है चंबल। ये चंबल नदी पर आपको देखने को मिलता है। किस नदी पर? चंबल नदी पर ये आपको बांध देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। गांधी सागर के साथ साथ जवाहर सागर भी आपसे पूछा जाता है, किस नदी पर है, किस राज्य में है, वह भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैंने बोला चंबल सहायक नदी है यमुना की, तो यमुना की सहायक नदियां और कौन कौन सी हैं, उनका क्रम भी आपको पता होना चाहिए, पूरब से पश्चिम का क्रम, जिनमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन आते हैं। इनका क्रम भी आपको याद रखने की जरूरत है, आपसे पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब है जब करंट अफेयर्स से आप विषय पर जाएंगे, ठीक है, विषय से करंट अफेयर्स पे नहीं आना है, करंट अफेयर्स से विषय पर जाना है, तब हम अपनी चीजों को और बेहतर कर पाएंगे। जैसे अब करंट अफेयर्स से विषय पर जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने बांध की बात की, ठीक है, बांध सुरक्षा की हमने बात किया, हमने गांधी सागर बांध की बात की, इसके साथ साथ हमने चंबल नदी की बात की। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई चंबल किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। गंगा की और कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, उनको जाकर अच्छे से अध्ययन कीजिए, तब जाके चीजें आपकी बेहतर होंगी। तो करंट अफेयर्स से अपने विषय को पढ़ना है, ये यदि आप रूटीन अपनाते हो तो चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही उजाला योजना को कब प्रारंभ किया गया था? उजाला योजना कब प्रारंभ किया गया था, आपको बताना है। उजाला योजना के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा विद्युत मंत्रालय द्वारा यह योजना लॉन्च की गई थी, और उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल इसका फुल फॉर्म था। इसमें विशेष रूप से एलईडी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाती थी हाउस होल्ड को, जिसमें 70 से 80 रुपए इसका चार्ज था। अब एलईडी ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताओगे लाइट एमिटिंग डायोड। क्या? लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइट, इसको नोट कर लीजिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य था 70 से 80 रुपए में बल्ब उपलब्ध कराना, और ये 2015 में लॉन्च की गई। तो उजाला योजना है क्या, उद्देश्य क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी की खर्च सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। लोकसभा चुनाव में और राज्य के जो चुनाव होते हैं विधानसभाओं के, उनमें प्रत्याशियों द्वारा जो खर्च किया जाता था उसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो वो सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोकसभा के संदर्भ में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको उसी संदर्भ में जवाब देना है। चलिए बताइएगा, लोकसभा में बढ़ाकर कितना किया गया है लोकसभा के संदर्भ में? फास्ट जवाब दीजिएगा, कितना किया गया है? देखो पहले जो ये सीमा हुआ करती थी ये थी 54 से 70 लाख, ये पहले हुआ करती थी। आज के समय में जो सीमा है वो है 70 से 95 लाख। तो यदि आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं
तो आप अपने चुनाव में 70 लाख से लेकर 95 लाख तक अधिकतम खर्च कर सकते हैं। ये वैध रहेगा, ये वैलिड रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। यदि राज्यसभा चुनाव की बात करते हैं तो राज्य के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो ये सीमा हुआ करती थी 20 से 28 लाख। कितना हुआ करती थी? 20 से 28 लाख ये सीमा हुआ करती थी। और अब इसको भी बढ़ा दिया गया है, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 28 से 40 लाख। ठीक है, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 28 से 40 लाख। तो ये आपको याद रखना है कि 28 से 40 लाख इसकी सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यदि राज्य वाला पूछा जाए तो 28 से 40। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। लोकसभा में आज के समय में है 70 से 95 लाख, और जब बात करते हो विधानसभा में तो 28 लाख से 40 लाख। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब जैसे यदि कोई जागरूक कैंडिडेट होगा तो वो क्या करेगा? यहाँ पे हमने बात की भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो कम से कम वो देख लेगा कि हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। भारतीय संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है वो भी देख लेगा। और जब आप इस तरह से करते हैं ना, इसी को कहते हैं कि विषय से करंट अफेयर्स से जीएस पर जाना, करंट अफेयर्स से अपने विषय को तैयार करना। और मैं यही चाहता हूं कि आप सब यही करो, करंट अफेयर्स से विषय पर जाओ, बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको जरूर फॉलो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के प्रथम चरण का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं किया गया? ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात हो रही है, और प्रथम चरण का शुभारंभ किन राज्यों में किया गया ये आपको बताना है। आपको बता दें इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की बात की गई थी, इसके एकीकरण की बात की गई थी, इसके निकास की बात की गई थी। तो लक्ष्य भी पता होना चाहिए, राज्य कौन कौन से थे। तो राज्यों में बात करें, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। प्रथम चरण में राजस्थान था, तमिलनाडु राज्य था, आंध्र प्रदेश आपका था, कर्नाटक था, गुजरात था, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये राज्य थे जहां पे प्रथम चरण में ये लागू की गई थी। तो याद रखना है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान, इन राज्यों में लॉन्च की गई थी। और आपको बता दें इसके अंतर्गत जो लक्ष्य था वो था कि वर्ष 2030 तक हमें 450, जो हमारा अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षय ऊर्जा का हमारा टारगेट क्या है, तो हमारा टारगेट है वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का विकास करना। कितना? 450 गीगावाट वर्ष 2030 तक। और जब हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं तो नवीकरणीय स्रोतों से जो भी ऊर्जा तैयार की जाती है, बनती है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। चाहे वो सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे वो ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, चाहे आप पवन ऊर्जा की बात करो, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो अक्षय ऊर्जा का हमारा लक्ष्य है 450 गीगावाट, किस वर्ष तक? वर्ष 2030 तक। तो इसमें यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश इनमें शामिल नहीं था। इसको बताइए, हाल ही में चर्चा में रही प्रसाद योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रसाद योजना पता तो होगा ही आपको, प्रसाद योजना के बारे में नहीं पता है, आज जानकारी हो जाएगी। चलिए बताइएगा, प्रसाद योजना का शुभारंभ कब किया गया था? फास्ट जवाब, प्रसाद योजना को पूर्व में जो बोला जाता था वो था तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन। याद कर लीजिएगा, पहले क्या बोला जाता था इसको? तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन। वर्ष 2017 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसका नाम रखा गया तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, और इसी को प्रसाद नाम से हम जानते हैं। तो प्रसाद नामकरण कब हुआ? वर्ष 2017 में हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये योजना शुरू कब हुई थी? तो ये योजना जो थी ये 2014-15 में शुरू हुई थी, लेकिन उस समय इसका नाम जो है वो था तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन। बाद में 2017 में इसका नाम प्रसाद पड़ा। इसका फुल फॉर्म था तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, एक हृदय योजना चलाता था आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय।
आवासन और शहरी विकास मंत्रालय की यह हृदय योजना जब बंद हुई थी तो उसके अंतर्गत जिन तीर्थ स्थानों का संवर्धन किया जा रहा था वो इस योजना के अंतर्गत किया जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, योजनाओं के बारे में बेसिक जानकारी, कब शुरू हुई हैं और किन वर्ग से संबंधित हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसको बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा कृष्णा नदी विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कृष्णा नदी विवाद खूब सुनते होंगे आप, बताइएगा कृष्णा नदी विवाद किससे संबंधित है? किन राज्यों के बीच कृष्णा नदी विवाद है? फास्ट जवाब दीजिएगा। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कौन सा सही है? कृष्णा नदी विवाद से कौन सा राज्य जुड़ा है? देखो, कृष्णा नदी विवाद की जब बात करते हो तो तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सभी जुड़ते हैं, मतलब इसका ई विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कृष्णा नदी की बात हम कर रहे हैं तो कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। जैसे इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र से। स्थान की यदि हम बात करें तो स्थान है महाबलेश्वर। आप जानते हैं दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? वो है गोदावरी। और गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी यदि पूछा जाए आपसे कौन सी है तो आप बताओगे कृष्णा नदी। तो याद रखने का, गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है वो है कृष्णा नदी। ये आपको पता होना चाहिए। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। इन चार राज्यों के मध्य विवाद का यह विषय। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? चलिए बताइएगा, मीठी क्रांति का संबंध किससे है आपको बताना है। फास्ट जवाब, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? आपको पता होगा पिछले दिनों देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक गांव से हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो रॉ शहद हमें इकट्ठा होता है, जो किसान आप कह सकते हो शहद उत्पादन करते हैं, उनके द्वारा जो रॉ शहद हमें मिलता है, पहले उनको प्रोसेस कराने के लिए उनको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लागत आती थी, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। लेकिन आज के समय में सरकार का प्रयास है कि जो भी इस प्रकार से उत्पादक समूह होंगे, हनी उत्पादक समूह होंगे, उन तक मोबाइल वैन जाएगी और उनका सीधा वहीं पे शहद प्रोसेस किया जाएगा, जिससे कि उनको इधर उधर भागना ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा किसान इससे जुड़े, जिससे उनकी आय को बढ़ाया जा सके। इसमें बताइएगा मीठी क्रांति का संबंध किससे है? देखो, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे शहद उत्पादन, बहुत सारे लोग बोलेंगे मधुमक्खी पालन, लेकिन जब मीठी क्रांति की बात करते हो तो इसका संदर्भ है मधुमक्खी पालन से। ए विकल्प सही उत्तर आपका है। बी कीपिंग से संबंधित है, भारत सरकार की एक पहल है। तो याद रखिएगा, शहद उत्पादन नहीं, मधुमक्खी पालन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? बताइएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है आपको बताना है। चार संस्थाओं के यहाँ पे नाम दिए हैं, इन चारों में से आपको जवाब देना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, चलिए बताइएगा फास्ट जवाब। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा दी जाती है। ये विकल्प सही उत्तर। अब आज का जो आप कह सकते हो रिकैप, आज का जो महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट है उसकी हम बात करें। सबसे पहले प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ साहित्यकार और उनके साहित्य का नाम दिया हुआ है। सुबह 9:30 बजे की क्लास में मैंने आपको बोला था कि आज इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे यहाँ पे दिया है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका की यदि हम बात करें, यह साहित्य है, इसके लेखक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, तो हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। दूसरा नाम देखने को मिल रहा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो याद रखना है विशाख दत्त की रचना है। तीसरा देखने को मिल रहा है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की बात करें तो किसकी रचना है? रट जाइएगा आज, पाणिनि की रचना है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ये किसकी रचना है? ये ब्रह्मगुप्त की रचना है। आगे देखने को मिल रहा है आपको आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय किसकी रचना है? आर्यभट्ट की रचना है। तो पहले ये क्रम देख लीजिए, हिस्टोरिका हेरोडोटस की, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की,
अष्टाध्यायी पढ़ने की, ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की, और आर्यभट्ट की रचना है। ये आपको याद होना चाहिए, इसको आप रट जाइएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं एक जगह। आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह से कुछ अन्य रचनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहले बराह मिहिर की रचना। बराह मिहिर की रचनाओं में जब आप देख रहे होंगे तो आपको देखने को मिल रहा है, पहला है बृहजातक, ठीक है, ये बराह मिहिर की रचना है। दूसरा आपको देखने को मिल रहा है पंच सिद्धांतिका, ये किसकी रचना है, बराह मिहिर की रचना है। तीसरा आपको देखने को मिल रहा है बृहत संहिता, ये किसकी रचना है, ये भी बराह मिहिर की रचना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद फिर आपने देखा दांडी की रचना, पहला नाम इसमें आता है काव्य दर्श। काव्य दर्श किसकी रचना है, दंडी की। दूसरा है 10 कुमार चरित, किसकी रचना है, दंडी की रचना है। फिर तीसरा नाम देखने को मिल रहा है हर्ष। हर्ष की 3 रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे पहली रचना देखने को मिल रहा है नागानंद, ठीक है। दूसरी रचना देखने को मिल रहा है रत्नावली। तीसरी रचना देखने को मिल रहा है प्रिय दर्शिका, ठीक है। फिर अश्वघोष की रचनाएं यहाँ पे दी हैं, जैसे सौंदरानंद, ठीक है, जैसे बुद्ध चरित, जैसे सारिपुत्र प्रकरण। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, ये तीनों रचनाएं अश्वघोष की हैं। तो यहाँ पे कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार को आपने देखा। अभी आगे इस तरह के फैक्ट और भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको याद होंगे, ज्यादातर इसमें से याद होंगे। जैसे सबसे पहले देखने को मिल रहा है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो किसकी रचना है, नागसेन की रचना है, ठीक है। मिलिंद पन्हो किसकी रचना है, नागसेन की रचना है। मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। राज तरंगिणी किसकी रचना है, कल्हड़ की रचना है। गीत गोविंद किसकी रचना है, जयदेव की रचना है। फिर अगला क्या है, पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की रचना है। फिर इसके बाद है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि की बात करें तो भास्कराचार्य की रचना है। इसके बाद है मिताक्षरा। मिताक्षरा किसकी रचना है, विज्ञानेश्वर की रचना है। और इसके बाद है मत्य विलास प्रहसन, ये किसकी रचना है, ये है महेंद्र वर्मन की रचना। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आता है साहित्य और साहित्यकारों में कुछ अन्य आप कह सकते हो रचनाएं दी हुई हैं। जैसे पतंजलि की रचना दी हुई है, यहाँ पे महाभाष्य पतंजलि का साहित्य है। दूसरा यास्क दिया हुआ है, यास्क का साहित्य कौन सा है, इनका है निरुक्त। फिर कात्यायन दिया हुआ है, इनका कौन सा साहित्य है, वार्तिक इनका साहित्य है। अगला दिया है कालिदास। कालिदास का जो साहित्य है वो कौन सा है, ये है मेघदूत, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपने देखा वात्स्यायन। वात्स्यायन का साहित्य कौन सा है, कामसूत्र, ये आपको पता होना चाहिए। फिर भवभूति की बात आती है, भवभूति की रचना क्या है, उत्तर रामचरितम। फिर कुमारदास की रचना आती है, कुमारदास की रचना कौन सी है, जानकी हरणम। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम आपने देख ही लिया। महाकवि भारव की रचना किराता जुनियम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आगे आता है बाणभट्ट कादंबरी, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, महाकवि भास स्वप्नवास दत्तम, सर्व वर्मा की रचना कातंत्र, और भास्कराचार्य की रचना लीलावती। ये कुछ रचनाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। इनके कहने का मतलब इन साहित्यकारों का नाम और इन साहित्य का नाम एक पेज में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्राचीन काल से संबंधित रचनाएं हैं। प्राचीन काल से संबंधित यदि किसी साहित्य के बारे में बात होगी तो इन्हीं में से कोई एक सा होगा, तो और आपका वो तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी कल के क्लास में भी इसी तरह से आपको फैक्ट दिए जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहने की आवश्यकता है, उसके लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। और प्रतिदिन क्लास से जुड़े, अब आपको इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि बेहतर जानकारी दी जाएगी, कंटेंट में लगातार सुधार होगा, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। तो प्रयास यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों का आप मैक्सिमम रिवीजन कर सकें। बाकी कोई भी आपकी चिंता है, कोई भी आपका कंसर्न है, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उसका भी हल निकाला जाए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।